बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यू सक्सेस पर। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। दोस्तों, हमने एक इंडियन हिस्ट्री से एक टॉपिक शुरू किया था जिस टॉपिक का नाम है दिल्ली सल्तनत। इस टॉपिक के दोस्तों एक दो वीडियो हमने पहले भी डाल दिए हैं, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां जाएं और जरूर देखें। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे दोस्तों दिल्ली सल्तनत पे किस प्रकार से विदेशियों की आधिपत्य स्थापित होता है, किस प्रकार से विदेशियों ने आक्रमण किया हमारे देश पे और वहां पर अपनी सत्ता स्थापित की। तो हमने देखा था दोस्तों, हमने एक दो आक्रमण हमने देख भी लिए थे। उसके बाद में आज जो इंपोर्टेंट आक्रमण देखेंगे दोस्तों भारत पर, वो पढ़ेंगे दोस्तों आज हम मोहम्मद गोरी। दिल्ली सल्तनत देखें दोस्तों तो 1206 से लेकर 1526 तक रही है। वो मोहम्मद गोरी को देखे अपन तो ये रहा है दोस्तों 1173 से लेकर 1206 तक रहा है दोस्तों। इस प्रकार से इसका जो शासन बना, ये 1173 में शासन बना और इस प्रकार से 1206 तक इस प्रकार से शासन रहा है। ये दोस्तों 1173 में बना है दोस्तों, गजनी का शासक बनता है। ये 1173 में ये जिस प्रकार से गजनी का शासक बनता है, तो इस प्रकार से इसने 2 साल बाद ही भारत पर आक्रमण कर दिया था। 1175 में इसने भारत पर आक्रमण कर दिया था दोस्तों। तो उसको देखेंगे, पहले इसके थोड़ी इस प्रकार से बैकग्राउंड में जाते हैं कि ये मोहम्मद गोरी कौन था दोस्तों। मोहम्मद गोरी की दोस्तों एक उपाधि लगाता था। ये मोहम्मद गोरी एक उपाधि लगाता था दोस्तों शहाबुद्दीन की। किसकी उपाधि लगाता था ये? एक उपाधि लगाता था दोस्तों शहाबुद्दीन की, या दोस्तों सिहाबुद्दीन भी कह सकते हो आप इसको। सिहाबुद्दीन की उपाधि लगाता था और इसका जो उपनाम थे दोस्तों, एक दो इसका उपनाम भी हैं। उपनाम में देखें तो दोस्तों इसको जंगी गोरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? जंगी गोरी। जंगी गोरी के नाम से जाना जाता है और इसको मोहम्मद बिन शाम के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद बिन शाम, ये इसके कुछ उपनाम हैं जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में इसका जो अगर वंश की बात करें तो सहबानी वंश, ये जो मोहम्मद गोरी था ये सहबानी वंश का था। तो एक तो इसका उपनाम और इस प्रकार से इसके कुछ ये बायोडाटा है, ये आपको इस प्रकार से याद रखने दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण। किस प्रकार से मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। आज तक जितने भी इसके पहले जो आक्रमण किए थे विदेशियों ने, उसके 2 कारण थे दोस्तों। 2 कारण के लिए उन्होंने किए थे। एक तो इस्लाम धर्म का प्रचार करना और एक इस प्रकार से भारत को धन से लूटना दोस्तों। वो इस प्रकार से भारत पे आक्रमण किया, भारत से धन को लूटा और इस प्रकार से धन को लेकर वापस चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया भारत पर, इसने इस प्रकार से धन को लूटा भी सही और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी किया और इस प्रकार से भारत पर इसने शासन भी किया दोस्तों। तो ये इस प्रकार से पढ़ते हैं अपन। मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण, ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का। मोहम्मद गोरी के अगर दोस्तों पहले का आक्रमण की बात करें तो मैंने बताया था कि जो जिस प्रकार से शासन बनता है, मोहम्मद गोरी का जो शासन काल देखा था अपने 1173 से लेकर 1206 तक ये शासन काल देखा था। इसमें ये शासक बना था गजनी का। तो इस प्रकार से शासन बनते ही 2 साल बाद ही इन्हें भारत पे आक्रमण किया था। और पहला आक्रमण किया था दोस्तों मुल्तान पर आक्रमण किया था इसने। ये किया था 1175
ईस्वी में। 1175 ईस्वी में इस प्रकार शासन बनते ही 2 साल बाद इसने भारत पर आक्रमण किया था और यह भारत पर मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण था। प्रथम आक्रमण किस पर दोस्तों? भारत पर। यह मोहम्मद गोरी का भारत पर दोस्तों प्रथम आक्रमण था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको यह प्रथम आक्रमण था पूछ लिया जा सकता है कि मोहम्मद गोरी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था। तो ऐसे में आपको याद रखना है मुल्तान पर हुआ था, यह भारत पर इसका प्रथम आक्रमण था। उसके बाद में दोस्तों दूसरा, इस आक्रमण के बाद में इसने दूसरा आक्रमण किया है दोस्तों गुजरात पर आक्रमण। गुजरात पर आक्रमण, और ये दोस्तों शासन बनने के 2 साल बाद में करता है और ये वाला करता है इसके 3 साल बाद में, अतः दोस्तों 75 के बाद में 76, 77, 78 में 78 में करता है। ये गुजरात के शासक दोस्तों भीमदेव वर्सेस मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। और ये इस युद्ध को दोस्तों पाटन या दोस्तों अहिलवाड़ा के युद्ध के नाम से भी इसको जाना जाता था। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इस आक्रमण में भीमदेव ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था और यह गोरी की भारत में पहली हार थी। इतने बुरी तरह से पराजित किया था गोरी को इस प्रकार से, और ये जैसे जैसे अपनी इस प्रकार से कपड़े वपड़े सब फाड़ देते इसके, इस प्रकार से जान बचाकर, और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वापस कहां भाग जाता है? ये गजनी में भाग जाता था दोस्तों। तो ये इस प्रकार से बहुत घातक सिद्ध हुई थी इसके लिए, गोरी के लिए, क्योंकि ये इस प्रकार से याद रखना गुजरात पे आक्रमण भीमदेव ने हराया था, मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। इसको पाटन या दोस्तों अहिलवाड़ा के युद्ध के नाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस प्रकार से आबू के निकट ये युद्ध हुआ था इस प्रकार से। उसके बाद में तीसरा आक्रमण होता है दोस्तों देवल पर आक्रमण। तीसरा आक्रमण होता है दोस्तों देवल पर आक्रमण, और देवल पर आक्रमण होता है दोस्तों ये 1182 में होता है। कब होता है ये आक्रमण? 1182 में इसने तीसरी बार आक्रमण किया था भारत पर, ठीक है। देवल पे आक्रमण दोस्तों, ये देवल पड़ता है सिंध में। कहां पे पड़ता है? ये सिंध में पड़ता है दोस्तों। ये सिंध क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? ये अपन ने देखा था दोस्तों, यहाँ पर अपना भारत उत्तर और पश्चिमी दिशा, इसमें यहाँ पर एक देश है लुच्चा सा पाकिस्तान, और यहाँ पर दोस्तों अफगानिस्तान है। इसके जो ये वाला क्षेत्र है दोस्तों पाक और अफगानिस्तान के बीच का, इसको हम सिंध के, ये इस प्रकार से ये सिंध क्षेत्र था उस समय। तो ये जो देवल जो स्थान पड़ता है वो दोस्तों सिंध में पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है 1182 में देवल पर आक्रमण किया था। और जो ये देवल थी दोस्तों, देवल ये सिंध की राजधानी थी। किसकी? सिंध की राजधानी थी। ये उस समय क्या थी? ये सिंध की राजधानी थी उस समय। तो ये भी आपको याद रखना है। इस समय दोस्तों जो गोरी ने उस समय देवल का शासक था दोस्तों सम्रादेव, क्या नाम था उसका? सम्रादेव को इसने पराजित किया था और इस प्रकार से वहां पर इसने विजय प्राप्त की थी। सम्राट शासक और आए उस वहां पर विजय प्राप्त की थी। उसके बाद में एक और युद्ध होता है दोस्तों श्यामलकोट का। एक और युद्ध होता है दोस्तों श्यामलकोट का। 3 हो गया ना। श्यामलकोट पर आक्रमण ये 82 में होता दोस्तों। ये 1185 ईस्वी में होता है। श्यामलकोट पर इसने आक्रमण किया था। उसके बाद में एक और युद्ध होता है दोस्तों जिसे हम 5वां आक्रमण, जिसको हम तवर हिंद या दोस्तों इसको सरहिंद का युद्ध। इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये आपको इस प्रकार से याद रखना है
ये जो श्यामल कोट पर आक्रमण जो कि दोस्तों 1185 में किया था, ये भी हुआ था 1185 ईस्वी में ये आक्रमण हुआ था। यह जो आक्रमण है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, क्योंकि जो अपन देखे थे दोस्तों पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तरते जिसके बीच में तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में, उसके पहले जो कारण था वो था दोस्तों, पूछ लिया जा सकता है कि तराइन के प्रथम युद्ध का कारण क्या था, तो वो था दोस्तों तंवर हिंद या सरहिंद का युद्ध 1185 वाला। होता क्या है कि ये जो तंवर हिंद या सरहिंद जो क्षेत्र था इस पे आक्रमण किया था, ये उस समय जिसके अधीन था वो था दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के, पृथ्वीराज चौहान या दोस्तों इसको पृथ्वीराज तरते, ठीक है, इसके अधीन में आता था ये क्षेत्र। तो इस प्रकार से इसके अधीन क्षेत्र पर जब गौरी ने आक्रमण किया तंवर हिंद या सरहिंद के युद्ध में, तो वहां पर इसने विजय प्राप्त की। ऐसे में क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान नाराज हो जाते हैं, इस प्रकार से आपसी द्वेष पैदा हो जाता है उसके अंदर। और इसी समय दोस्तों इस युद्ध के समय जो गौरी था उसका एक इस प्रकार से एक गुलाम था कवास उल्क मुल्क, एक दास था गौरी का, कवास उल्क मुल्क, ये इसका एक दास था। इसको भेजा इसने पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा, किसके लिए कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। पृथ्वीराज चौहान ने कर दिया भाई मना, हाँ अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे में क्या होता है दोस्तों गौरी नाराज हो जाता है। और ये दोस्तों एक याद रखना है कि तंवर हिंद या सरहिंद जो पड़ता है दोस्तों ये भटिंडा पंजाब में पड़ता है। ये कहां पे पड़ता है दोस्तों? पंजाब में पड़ता है, भटिंडा स्थान है। ऐसे में क्या होता है दोस्तों गौरी नाराज हो जाता है, तो उस समय तो ये वापिस चला जाता है, 85 की बात है। लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि वापिस वो युद्ध की तैयारी में जुड़ जाता है और होता है दोस्तों तराइन का युद्ध, वापिस सेना लेकर आता है और एक युद्ध होता है दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध। ये तराइन पड़ता है दोस्तों हरियाणा में। तराइन कहां पे पड़ता है दोस्तों? तराइन का युद्ध हरियाणा में। दोस्तों हरियाणा युद्धों के लिए इस प्रकार से इतनी बेस्ट भूमि है, इतना युद्ध है यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। तराइन का प्रथम युद्ध जो कि दोस्तों वो भी हरियाणा में है, द्वितीय तृतीय, तीन तो इंपोर्टेंट ये होते हैं यहाँ पर। पानीपत का प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध, तीन ही युद्ध इंपोर्टेंट दोस्तों वहां होते हैं हरियाणा में। इतने युद्ध हुए यहाँ पर। और एक हमने देखा था दोस्तों कुरुक्षेत्र का युद्ध महाभारत के समय, वो भी कहां पड़ता है दोस्तों? कुरुक्षेत्र भी पड़ता है अपने हरियाणा में पड़ता है दोस्तों। तो ये हुआ था दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध, ये हुआ था 1191 ईस्वी में होता है। ये हुआ था दोस्तों पृथ्वीराज तरते वर्सेस मोहम्मद गोरी। इंपोर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है कि तराइन के प्रथम युद्ध में विजय किसकी हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी विजय पृथ्वीराज चौहान की या पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी और मोहम्मद गोरी की हुई थी दोस्तों इसमें हार। ऐसे पूछा जाता है, पिछली बार रीट में भी पूछा गया था कि तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी। तो ऐसे में वहां पर विजय प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज की विजय हुई थी और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी दोस्तों। तो ये राजस्थान इतिहास की बातें, इसको डिटेल से हम राजस्थान के इतिहास में पढ़ेंगे। यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों दिल्ली सल्तनत, तो उसमें हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसको यहीं से इसको यहाँ से खत्म करते हैं। आगे की बात हम उसमें बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं दोस्तों 7वें नंबर पर तराइन का द्वितीय युद्ध। इस प्रकार से बुरी तरह पराजित होता है और कहते हैं कि इसको इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान ने ये कहा था कि हम भागते हुए फिर इस प्रकार से वार नहीं करते, तो ये इस प्रकार से भाग गया था यहाँ से। तो इसने इसका पीछा भी नहीं किया था और ये वापस अपने देश गजनी में चला गया था। 1 साल तक वो वापस तैयारियों में जुटा युद्ध के लिए और वापस सेना तैयार करके और वापस अगले साल आता है 1192 में और हो जाता है दोस्तों तराइन का
सेकंड युद्ध, वही वो पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी, और ये हो जाता है दोस्तों 1192 में हो जाता है। और इसमें जो विजय होती है दोस्तों वो हो जाती है पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी की, इसमें विजय हो जाती है। और कहते हैं कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर और इस प्रकार से अपने देश गजनी में ले गया था, और वहीं पे होती है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु भी कहते हैं कि वहीं पे हुई थी। एक इतिहासकार आता है दोस्तों मिनहाज, एक इतिहास आता है दोस्तों मिनहाज, इतिहासकार मिनहाज क्या कहता है दोस्तों, इतिहासकार मिनहाज कहता है कि जो इसकी जो पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई है वो एक स्थान है दोस्तों सिरिस, सिरिस स्थान है एक दोस्तों हरियाणा में, सिरिस के पास हरियाणा में पृथ्वीराज चौहान की हुई थी दोस्तों मृत्यु। ये तो कौन कहता है दोस्तों, मिनहाज कहता है, ठीक है। एक और इतिहासकार आता है दोस्तों, इसकी भुक्ति दोस्तों तब से काशिर इसकी भुक्ति दोस्तों इस प्रकार से, उसके अनुसार कहता है। एक आता है दोस्तों हसन निमाज, ये क्या कहता है कि पृथ्वीराज चौहान की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी दोस्तों अजमेर में। तो ये दो बातें हैं कि इस प्रकार से मिनहाज के अनुसार हरियाणा में मृत्यु हुई थी, और हसन निमाज के अनुसार जो मृत्यु हुई थी इसकी वो कहां हुई थी दोस्तों, अजमेर में हुई थी। और इसकी एक पुस्तक है दोस्तों ताज उर नासिर, किसकी, इसकी एक पुस्तक है ताज उर नाजिर, ये इसकी एक पुस्तक है। इसके अनुसार कहता है कि इसकी जो मृत्यु हुई पृथ्वीराज चौहान की वो कहां पर हुई थी, अजमेर में हुई थी। एक दो युद्ध हो रहे हैं इसके इंपोर्टेंट दोस्तों, वो भी आप देख लीजिए क्योंकि इंपोर्टेंट युद्ध है। अगला जो इसका भारत पे आक्रमण हुआ था वो हुआ था दोस्तों चंदाौर का युद्ध। अगला जो आक्रमण हुआ था उसको चंदाौर का, ये चंदाौर का युद्ध हुआ था अगला आक्रमण। और ये हुआ था दोस्तों 1194 में हुआ था। कब हुआ था, 1194 में हुआ था। ये चंदाौर जो पड़ता है दोस्तों कन्नौज में पड़ता है, और कन्नौज कहां पड़ता है दोस्तों, यूपी में पड़ता है दोस्तों। तो चंदाौर का युद्ध हुआ था 1194 में, कन्नौज पर आक्रमण किया था। इसमें जो यहाँ का शासक था कन्नौज का वो था दोस्तों जयचंद गहड़वाल। जयचंद गहड़वाल वर्सेस मोहम्मद गोरी के बीच में होता, और विजय किसकी हुई थी, यहाँ पर मोहम्मद गोरी की इसमें विजय हुई थी, ठीक है। तो ये भी आपको इंपोर्टेंट है कि कन्नौज पर कब आक्रमण किया था, तो 1194 में किया था। एक और युद्ध होता है दोस्तों बिहार पर विजय, बिहार पर विजय, ये 1200 इस प्रकार से 3 में आक्रमण हुआ था। ये कब किया था, 1203 ईस्वी में हुआ था। होता क्या है कि इस पे इसका जो विजय का जो सरे जाता है वो जाता है दोस्तों बख्तियार का, जिसका सेनापति था ये बख्तियार खिलजी, इसका श्रेय जाता है इसको बख्तियार खिलजी को। और कहते हैं कि दोस्तों कि इसके बाद में ये बख्तियार खिलजी को यहाँ को थोड़ा बहुत दिन के लिए शासक बनाया था, और इसने यहाँ पर एक नालंदा विश्वविद्यालय की यहाँ पर एक विद्यालय था बिहार में, नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय है उसको इसने क्या कर दिया था, जला दिया था, जला। नालंदा विश्वविद्यालय को भी इसने यहाँ पर बिहार में जला दिया था। और एक ये दोस्तों धर्मगंज नाम का एक पुस्तकालय, किस नाम का,
धर्मगंज पुस्तकालय को किसने जला दिया था। इसको तो दोस्तों इस प्रकार से इसको तोड़वा दिया था, सॉरी दोस्तों इसको तो जलाया था, तोड़वा दिया था इसको तोड़वा दिया था। और धर्मगंज जो पुस्तकालय है इसको इसने जला दिया था। कहते हैं कि इसमें इतनी पुस्तकें थी कि इसको जलाने के बाद में 3 दिन तक इसमें से इस प्रकार से इससे धुआं निकलता रहा, 3 दिन तक ये जलता रहा, इतनी इसमें पुस्तकें थी, इसको इसने जला दिया था। दोस्तों कहते हैं कि इस युद्ध में लक्ष्मण सिंह के खिलाफ हुई थी और लक्ष्मण सिंह की इसमें हुई थी हार। दोस्तों उसके बाद में एक स्थान पड़ता है दोस्तों सिंध में एक जाट रहते हैं दोस्तों, खक्खर जाट, क्या नाम से बोलते हैं उसको, खोखर जाट के नाम से उसको बोलते हैं, खोखर जाटों के साथ इसका युद्ध हुआ था। और कहते हैं कि दोस्तों 1206 में, कब 1206 में खोखर जाटों से युद्ध करते हुए या इसके बाद में कहते हैं कि इसका निधन हो गया था। और इसका निधन हुआ था दोस्तों, अगर फिक्स डेट की बात करें तो इसकी फिक्स डेट आती है दोस्तों 15 या दोस्तों 13 मार्च 1206 में दोस्तों इसका क्या हो गया था, निधन हो गया था, किसका, मोहम्मद गोरी का। दोस्तों दमिश्क सिंध में होता है दोस्तों, कहां पर, सिंध में पड़ता है, सिंध के जाटों के साथ। और यहां पर इसकी इस प्रकार से मृत्यु हो जाती है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों क्या होता है कि इसका एक गुलाम था दोस्तों इल्तुतमिश, मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था इल्तुतमिश। उसने क्या किया था कि उसके पहले ही तराइन के द्वितीय युद्ध में ही, कहते हैं कि तराइन के द्वितीय युद्ध में ही इल्तुतमिश को इस वहां पर भारत में छोड़कर और वो वापस चला गया था। और यहाँ की जो सत्ता थी वो इस प्रकार से इल्तुतमिश ने संभाली थी, जिसने इस प्रकार से बाद में गुलाम वंश की स्थापना की थी। और वो गुलाम वंश की स्थापना इस प्रकार से 1206 से लेकर और 1526 तक इस प्रकार से वही स्थापना रहती है। उसके बाद में 1526 में बाबर ने इस प्रकार से मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आपसे अगर दोस्तों पूछ लिया जाए, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको याद रखना है कि मुस्लिम भारत में, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो इस प्रकार से तराइन के द्वितीय युद्ध अर्थात तो 1192 में हो गई थी। और वहीं पे इस प्रकार से 1192 के युद्ध के बाद में वो मोहम्मद गोरी अपने एक अपने गुलाम इल्तुतमिश को यहाँ पर छोड़ के गया था, जिसने दोस्तों इस प्रकार से दिल्ली में अपनी सत्ता स्थापित की। और 1206 में इसकी मृत्यु के बाद में उसने 41 दिन गजनी पे शासन किया। और इसके बाद में उसने यहाँ पर एक गुलाम वंश की स्थापना की थी। उसको हम दोस्तों अब हम कल के वीडियो से दोस्तों हम दिल्ली सल्तनत की इस स्थापना होगी, भारत पे आक्रमण पड़ लिया। अभी तक तो हम भूमिका पढ़ रहे थे, अब हम कल से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करेंगे और इस प्रकार से एक एक वंश को कंप्लीट करेंगे। सबके पहले पढ़ेंगे इल्तुतमिश जो दोस्तों, उसको हम डिटेल से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें भारत में 5 मुस्लिम साम्राज्य के 5 वंशों ने यहाँ पर शासन किया था, उसको सारी को हम डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितना हो सके आप इसको शेयर जरूर करें दोस्तों।